इस चैप्टर का नाम है संविधान संशोधन। प्रक्रिया कह सकते हैं हम इसके पीछे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर। देखिए, कोई पूछे इसका मतलब क्या होता है। देखो, संविधान तो हम जानते ही, हमारा संविधान है। अब संविधान का मतलब हमारे यहाँ क्या है? एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना, इसके अलावा 22 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल्स है, अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ढंग से। ये जो संविधान है, इनमें ये सब चीजें हैं। इसको हम बोलते हैं भाग, इसको बोलते हैं अनुच्छेद और इसको बोलते हैं अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां। ठीक है, यदि इस पूरे पोर्शन में हम इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? संसद परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन। तो उसको हम बोलते हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, किसके माध्यम से होती है? संसद। यानी हमारे देश में केवल पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, बाकी राज्यों के पास ये राइट्स नहीं है। कुछ मामलों में राज्य सपोर्टिव नेचर में आते हैं, वो मैं समझाऊंगा। अब संसद में आपको पता है कितने हाउस होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, और संसद में एक इंपॉर्टेंट अंग होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। इस तरीके से यदि इनमें से किसी में भी चेंज हो, जैसे प्रियम्बल में चेंज होना, 22 भागों में बदलाव होना, 395 अनुच्छेदों के अंदर कुछ जुड़ना या कुछ घटना। अच्छा, होता क्या है? परिवर्तन का मतलब 3 चीजें होगी। पहली चीज एडिशन, दूसरी डिलीशन और तीसरी मॉडिफिकेशन। मतलब या तो चीज ऐड होगी या फिर चीज क्या होगी? डिलीट होगी या फिर क्या होगी? मॉडिफाई होगी। तो इस तरह की नेचर परिवर्तन कहलाती है। और परिवर्तन के लिए संविधान में जो शब्द है उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। इसको बोलते हैं संशोधन। अब यदि मैं कहूं ये सारी चीजें हमारे देश में कितनी बार हो चुकी है, तो 105 बार। और 105 बार हुई तो इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर है? अच्छा, जब तक ये प्रक्रिया संसद के अंदर है, संसद के अंदर है, तब तक इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्या बोलते हैं? बिल। बस फर्क ये है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन जैसे इस विधेयक पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? संविधान संशोधन अधिनियम। तो अभी तक हमारे देश में कितने अधिनियम हो चुके हैं? 105। क्लियर है? और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 से ही हो गई थी। 1950 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा गया पार्लियामेंट में, लेकिन वो पास हुआ जून 1951 में। कब हुआ? जून 1951। 18 जून की तारीख थी जिस दिन वो लागू हुआ। अब सुनिए, संसद जैसे ही अधिनियम बनाएगी, संसद ने काम खत्म किया, संविधान में बदलाव कर दिया। और बदलाव 3 तरीके से हुआ, या तो जुड़ा या घटा या किसी के अंदर कुछ मॉडिफाई हुआ। अब संसद के बाद अगली भूमिका किसकी, वो समझना। पार्लियामेंट के बाद नेक्स्ट रोल है गवर्नमेंट का। तो यानी लेजिस्लेटिव के बाद अगला रोल एग्जीक्यूटिव। ये बहुत जरूरी है। संसद जैसे संशोधन करेगी, संसद का काम खत्म। अब संसद का कोई रोल नहीं है उसको लागू करने में। लागू करने का काम कौन करती है? सरकार, एग्जीक्यूटिव। लागू करने का काम कौन करती है? एग्जीक्यूटिव। और अभी एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में तो प्रेसिडेंट ही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से कौन है? मोदी। तो नरेंद्र मोदी और उनकी जो मंत्री परिषद है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो इस अधिनियम को क्या कर सकती है? लागू कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अधिनियम बन जाते हैं लेकिन सरकार कई वर्षों तक उसको लागू ही नहीं करती। तो लागू करने का काम पार्लियामेंट का नहीं है, पार्लियामेंट का काम केवल बनाना है। और लागू करने के लिए पार्लियामेंट फोर्स भी नहीं कर सकती। हमारे देश में पार्लियामेंट अपना काम करेगी। यदि लागू करने के लिए पार्लियामेंट फोर्स कर सकती तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर हो सकता था।
किस में इंटरफेयर हो सकता था? एग्जीक्यूटिव। लेकिन इस रूप में हम कहें तो पार्लियामेंट अपना काम करती कानून बनाना। हाँ, ये अलग बात है कि एग्जीक्यूटिव में वही लोग हैं जो पार्लियामेंट के हैं, और एग्जीक्यूटिव जो भी काम करती है पार्लियामेंट में उसको लेके सवाल पूछे जाते हैं। तो यूं देखा जाए तो कभी कभी एग्जीक्यूटिव के पास एक्चुअल पावर है, लेकिन उस पावर को शो करके बताना पड़ता है कहां पे? लेजिस्लेटिव में। तो कानून बनाने को लेकर अंतिम शक्ति केवल किसकी है? संसद की। क्लियर है? अब संसद ने जैसे कानून बनाया उसको लागू करने को लेकर संसद सरकार पे, हाँ, संसद अंदर दबाव डाल देगी। लोकसभा में, राज्यसभा में जब सवाल पूछे जाएंगे कि देखो अधिनियम इतने वर्षों से बन गया, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हो? और बनने के बाद जुडिशरी भी इंटरफेयर कर सकती है, सुनना ढंग से। जैसे ही कानून बना दिया और वो कानून यदि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की इमोशंस या भावना के अकॉर्डिंग नहीं है, और इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जुडिशरी उसका रिव्यू कर सकती है, उसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेकिन वो तब होता है जब ये अधिनियम बन जाता है। याद रखना, बिल में और एक्ट में डिफरेंस होता है। बिल पार्लियामेंट में विचाराधीन है, अभी तक उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ। तो कोई पूछे बिल क्या है? बिल पूछे तो बिल अपने आप में संसद के अंदर की प्रक्रिया है। बिल संसद के अंदर की प्रक्रिया है, वो जब तक संसद में रहेगा तब तक बिल कहलाएगा। जैसे प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा वो बिल नहीं होगा, अब वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और अधिनियम को हम हमारी भाषा में कानून कहते हैं। क्या बोलते हैं? कानून। यही होते हैं कानून। हर कानून का अपना एक गजट होता है, उसका पूरा एक मॉड्यूल होता है, और फिर वो कानून लागू होता है हमारे बीच में। सेम संशोधन का भी प्रोसेस होता है। क्लियर है? जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 15 में और 16 में फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता। तो हमारे देश में बहुत वर्षों से ये समझा जा रहा है कि ऐसे वर्ग हैं जिनकी अभी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सही नहीं है, तो जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, ढंग से समझना, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है उनको नौकरियों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सीटों में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? आरक्षण। तो अनुच्छेद 15 और 16 में ये व्यवस्था हमने कर दी। कौन से अनुच्छेद में की? 15 और 16 में। 15 में इस व्यवस्था को करने के लिए हमने कौन सा संशोधन किया? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। और हमने क्या किया? ये कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सीटों में ऐसे वर्ग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब ये पूछा गया, देखो पिछड़ेपन का सिर्फ एक ही आधार बताया गया, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन। मतलब कैसे बैकवर्ड होने चाहिए? जो सोशली बैकवर्ड हो और एजुकेशनली बैकवर्ड हो, दोनों को मिला के बोला गया। वो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड दोनों एक। अब इसमें जब गवर्नमेंट को कहा गया आप ढूंढो ऐसे बैकवर्ड कौन है, तो गवर्नमेंट ने इसको कास्टिज्म बेसिस पे काउंट किया। एक तो एससी वर्ग, एसटी वर्ग। लेकिन फिर एक सरकार आई जो विश्वनाथ प्रताप सिंह उसके प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह, और उन्होंने 1990 के आसपास ओबीसी को भी इसमें डाल दिया। तो कौन कौन से वर्ग हो गए? एससी, एसटी, ओबीसी। फिर इसमें बहुत सारे वर्ग और भी है, जैसे इसमें महिलाएं भी है जो सोशली और एजुकेशनली क्या है? बैकवर्ड है, तो इसमें महिलाओं को भी रखा जा सकता है। लेकिन फिर वो महिलाएं या जो भी कम्युनिटी होगी ना, वो इन तीनों के अंदर ही डाली जाएगी। मतलब एससी एसटी में पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग, ओबीसी में पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग, इस तरह से। तो मुख्य रूप से पहले दो कम्युनिटी और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? ओबीसी। समझना ढंग से। तो एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया। इनको ये कहा गया कि नौकरियों में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सीटों में आरक्षण दिया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? 15 और 16। आरक्षण की व्यवस्था तो इनबिल्ट थी, जब संविधान बनाया तब थी, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की सीटों में आरक्षण मिलेगा, ये कौन से संशोधन में किया? पहले। और इसके लिए अनुच्छेद जुड़ा 15(4). क्या जुड़ा? और बाद में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सीटों के लिए कौन सा जुड़ा? 15(5). समझो, ऐसे अनुच्छेद जोड़े गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन हुआ। इसके लिए कोई न कोई संशोधन हुए होंगे।
इसके लिए कोई न कोई संशोधन हुआ। 15(4) जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन हुआ? पहला। और 15(5) जोड़ने के लिए 93 नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अब रिसेंटली एक मुद्दा चला कि हमारे देश में जनरल में भी ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। कैसी बैकवर्ड है? इकोनॉमिकली। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण देना जरूरी है और उसके लिए कैटेगरी बनाई जा सकती है जिसे नाम दिया जा सकता है EWS। कैटेगरी का नाम क्या होगा? EWS। तो EWS को आरक्षण कैसे दिया जाए? तो इसके लिए सीधी सी बात है, यदि EWS को आरक्षण देना है तो संविधान में तो आरक्षण के दो ही आधार लिखे हुए हैं, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक। ऐसे कम्युनिटी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हो। तो फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लिखने के लिए संविधान में क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा। तो मोदी गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली एनडीए गवर्नमेंट है, सत्ता में है, उन्होंने क्या किया? एक संशोधन किया 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन किया? 15 और 16। और क्या किया? EWS को मैक्सिमम 10% तक क्या दे दिया? आरक्षण। तो अभी तक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को मैक्सिमम आरक्षण कितने परसेंट था? 50। और EWS को अलग से कितना दे दिया? 10। इस तरह से देश में आरक्षण की व्यवस्था को और कंटिन्यू किया। क्लियर है? तो पहले जो आरक्षण मिल रहा था वो मिल रहा था कैसे? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को। और अब आरक्षण मिल रहा है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों। यानी आर्थिक शब्द आरक्षण के तौर पे संविधान में कब जुड़ा? 2019 में। कब जुड़ा? 2019। अब इसके लिए क्या किया होगा? सुनिए, पहले किसी एक हाउस में बिल रखा होगा, उससे पास किया होगा मेजोरिटी से। क्लियर है? फिर दूसरे हाउस में भेजा होगा, उसमें पास किया होगा मेजोरिटी से। दोनों हाउस से पास हुआ होगा, फिर प्रेसिडेंट ने उस पर क्या किए होंगे? सिग्नेचर। तो पहले इसको रखा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और जैसे ही राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब बनने के बाद ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि उसको कब लागू करे। सरकार ने इसको इमीडिएट लागू कर दिया। क्लियर है? 2019 में ही लागू किया, जनवरी 2019 में। आई थिंक 12 जनवरी की डेट थी। गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। क्लियर है? तो गवर्नमेंट जब इंप्लीमेंट करती है तो इसको बोलते हैं अधिसूचित करना। क्या करना? नोटिफाई करना। क्या करना? किसी कॉन्सेप्ट को यदि पार्लियामेंट पास कर दे तो एक्ट बनता है, लेकिन एक्ट केवल बनता है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उसे अधिसूचित करना जरूरी। और अधिसूचित करने का काम जो संस्था करती है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और अधिसूचित करने को ही हम बोलते हैं लागू करना। इसे कमेंसमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कमेंसमेंट। चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। क्लियर है? तो ये हमारे देश की व्यवस्था है। ऐसे हमारे देश में संविधान में संशोधन होता है। और अभी तक 105 बार संविधान में संशोधन अधिनियम हो चुके हैं, मतलब पास हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं। अब हो सकता है कि ये 105 के 5 लागू हुए हो या नहीं हुए हो, इसको लेके बात है, समझनी है। क्लियर है? जैसे इसमें से एक संशोधन आया था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, और इसका उद्देश्य था जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाना जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जैसे एनजेक बना, एनजेक का मतलब होता है जजों की नियुक्ति के लिए एक आयोग, और अभी जजों की नियुक्ति एक पैनल करता है जिसे कॉलेजियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम। तो ये एनजेक जैसे ही बना, सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या किया? जैसे मैंने अभी आपको कहा, जुडिशियल रिव्यू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारे संविधान का क्या है? उल्लंघन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल एक्ट है। क्योंकि इसको पहले तो ये पास हो गया पार्लियामेंट से, और एग्जीक्यूटिव ने इसे 13 अप्रैल 2015 को लागू भी कर दिया। कब लागू किया? 13 अप्रैल 2015। जैसे ही एग्जीक्यूटिव ने इसे लागू किया, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट एसोसिएशन है जो इन चीज़ों को सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पे ले जाती है। इसको चैलेंज किया गया कि साहब इसमें अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है, जो कि जुडिशरी हमारे देश में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रोविजन का उल्लंघन है।
जैसे ही ये प्रोविजन आया, कोर्ट में इसको चैलेंज हुआ, कोर्ट ने इसका रिव्यू किया और कोर्ट ने, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, 4:1 में 5 जजों की बेंच बैठी, जिसके अध्यक्ष उस समय के चीफ जस्टिस जगदीश सिंह खेहर थे। कौन थे? जगदीश सिंह खेहर। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एनजेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आज तक देश में लागू, मतलब एक बार हुआ, लेकिन बाद में इस पूरे संशोधन को ही क्या कर दिया? खारिज। एनजेक खत्म हो गया, वापस से सेम सिस्टम लागू हो गया। क्लियर है? तो देखो, 3 संस्थाओं की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन लेजिस्लेशन अपना काम करती है। लेजिस्लेशन मतलब संसद, और संसद क्या करती है? संशोधन करती है। अब यदि ये पूछा जाए क्या भारत में संशोधन की शक्ति राज्यों के पास है? क्या राज्य ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं? नहीं। हाँ, कहीं कहीं राज्यों का सपोर्ट मांगा जाता है, लेकिन राज्य ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा बिल हमेशा इनिशिएट करने का राइट केवल किसके पास है? पार्लियामेंट, संसद के पास है। ठीक है? तो ये मुद्दा आपको समझ में आया सर, या कोई डाउट है? सवाल पहला सवाल सुनिए। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, भारत के संविधान में संशोधन कौन करता है? संसद। कौन करती है? संसद। दूसरा सवाल, भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 27 बार। इसीलिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिव रिजिड है, लेकिन हमारे संविधान में ये 105 के अलावा भी संशोधन हुए हैं। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा 105 बार ही हुआ है। अब सुनना, कई ऐसे मामले हैं जहां संशोधन होते हैं लेकिन उनको नंबरिंग देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि उनको नंबरिंग दी जाती तो संशोधनों की संख्या हमारे देश में लगभग 1000 क्रॉस कर चुकी होती। इसका मतलब हमारे देश के सिस्टम में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहीं कहीं वर्णित भी है और कहीं कहीं हमें एकदम ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नहीं दिखती। तो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में जो दिखती है उस रूप में हमारे संशोधन कितने हैं? 105। और इसके लिए जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं आर्टिकल 368, और इसे बोलते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। लेकिन कहीं कहीं 368 की भी आवश्यकता नहीं होती और संविधान में बदलाव हो जाता है। पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से संविधान को बदल सकता है। किसको बदल सकता है? संविधान को। और उसके लिए यदि हम नंबरिंग को जोड़ते तो अभी तक कई संशोधन हो चुके होते हैं। इसीलिए हमारे संविधान के लिए दुनिया में ऐसे कहा जाता है, ना तो ये बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, ये दोनों का मिक्सचर है। यानी संविधान में संशोधन करना कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो कहीं बहुत ही ज्यादा सरल है। इसलिए भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ये पॉइंट यहां क्लियर होगा। क्लियर है? और वो कैसे होगा सुनिए। पूछे, अब बिल्कुल नए सिरे से, अभी तक आपने पढ़ा वो एक अलग बिंदु होगा जो मैं इंट्रोडक्शन फॉर्म में लिखूंगा। दूसरा बिंदु है संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। कोई पूछे कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3। बहुत सिंपल है समझना। अब 3 प्रकार से होता है, इसको समझने के लिए मैं एक यहां चार्ट डेवलप कर रहा हूं। सबसे पहले लिख रहा हूं साधारण बहुमत से। क्या लिख रहा हूं? साधारण बहुमत से। और दूसरी तरफ लिख रहा हूं आर्टिकल 368 के अंतर्गत। और ये आर्टिकल कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग 20। और इसके अंदर साफ तौर पे ये सब लिखा हुआ भी है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है? और इसमें जैसे मैंने इसको मान लिया पहला टाइप, और इसके अंदर मैं 2 टाइप और डेवलप कर रहा हूं। दूसरे टाइप को मैंने नाम दिया स्पेशल मेजॉरिटी से, और इसको मैंने नाम दिया विशेष बहुमत से, और तीसरे वाले को मैंने नाम दिया विशेष बहुमत संसद द्वारा प्लस
कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन सपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य। हाँ हाँ, वो कर तो ना बंद, एक सेकंड में कर दो तो। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है? 3। सुनिए ढंग से, साधारण बहुमत से, यानी सिंपल मेजोरिटी, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी से। तो सुनिए, सिंपल मेजोरिटी से किसके द्वारा? संसद द्वारा। विशेष बहुमत से भी किसके द्वारा? संसद द्वारा। मैंने अभी कहा पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है? बदल सकती है। सुनिए ढंग से समझना, अभी तक जो मैंने आपको कहा कि 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, ये इसके अंतर्गत हुए, हो चुके हैं। क्या मतलब है? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान में कितनी बार चेंज हो चुका है? 105। साधारण बहुमत से जो चेंज होता है उसको नंबरिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि हमारे देश में हमें नागरिकता में कोई बदलाव करना हो, कोई कानून लाना हो, तो पार्लियामेंट उसको क्या करेगी? दोनों हाउस से पास करेगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, और कौन सी मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास हो जाएगा? सिंपल। और यदि मैं कहूं केवल नागरिकता कानून में अभी तक कितनी बार बदलाव हो चुका है, तो आप सोचोगे 10-20 बार बदलाव हो चुका है। समझ गए? यदि केवल नागरिकता के 20 बार के बदलाव को उसमें जोड़ा जाता तो सोचो कितने चेंज होते। 20 क्या मतलब आवश्यकता पड़ने पे कई बार चेंज हुए हैं। क्लियर है? अब अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा किसी बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना। किसी भी बाहरी क्षेत्र को, जैसे हमने सिक्किम को कहां शामिल किया? बाहरी क्षेत्र को संघ में शामिल करना। अनुच्छेद 3, किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि को बदलना और नए राज्य का निर्माण करना। जैसे तेलंगाना, 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। और अभी आपको याद हो तो एक स्टेट जो है यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भाई पूरा एक राज्य था, किस में बदल गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो यदि केंद्र शासित प्रदेश बना या फिर कोई राज्य में टूट कर कोई नया राज्य बना, और यदि उसको इस तरीके से चेंज किया जाता तो अभी तक उसका कोई न कोई नंबर होता। तो अभी जम्मू कश्मीर में जो भी बदलाव हुआ उसका संविधान संशोधन का कोई नंबर नहीं है। और यदि इस तरह से हम राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि को बदलने और नए राज्यों के निर्माण को लेकर संविधान को बदलने का इस तरह के प्रोविजन में रखते तो मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके होते। कितने संशोधन हो चुके? 100। तो मैं कह रहा हूं ना, यदि साधारण बहुमत वाले कॉन्सेप्ट को यदि हम नंबरिंग देते तो संशोधनों को लेके जो संख्या याद करने के हमारे एफर्ट होते वो खत्म हो जाते, और संशोधनों की इंपॉर्टेंस भी क्या हो जाती? सेकेंडरी हो जाती। अब जैसे आज भी यदि कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है, तो 42वां 42 इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हुआ था। तो वो जो 42, 44 ऐसे अमेंडमेंट है आज भी लोग याद रखते हैं। क्यों याद रखते हैं? क्योंकि उनको संख्या पता है 105 ही हुई है। कितने वर्षों में? लगभग 70-72 वर्षों में। यानी आने वाले 100 वर्षों में लगभग 120-125, और आने वाले 200 वर्षों में लगभग होंगे 200, 225। तो ऐसे में कौन से संशोधन में क्या जरूरी बात थी, ये आने वाली जनरेशन आराम से समझ सकती है। लेकिन यदि इसको भी हम नंबरिंग देते होते तो मैंने कहा ना, सिर्फ नए राज्यों का प्रवेश, बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में डालना और राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र को बदलना, नागरिकता को बदलना, और भी प्रोविजन है। ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं ना कहीं छोटे मोटे। क्लियर है?
तो इस तरह के बदलाव को सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन इसको आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता, क्योंकि आर्टिकल 368 किस बात की, कौन सी बात करता है? स्पेशल मेजोरिटी। और ये कौन सी मेजोरिटी है? सिंपल मेजोरिटी। बस नेचर में डिफरेंस ये है। नहीं आया समझ में? तो पूछे संविधान में बदलाव कितने तरीके से होता है? 3। कौन कौन से? साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत, प्लस विशेष बहुमत वाला जो तीसरा वाला फंडा है, पहले पार्लियामेंट में विशेष बहुमत से पास होगा और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा में भी उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना जरूरी है। अभी राज्य कितने हैं? 28। तो 14 राज्यों में पास होना जरूरी है, कम से कम 14 राज्यों में। अब ये देश के राष्ट्रपति या देश की सरकार या पार्लियामेंट की इच्छा है कौन से राज्यों में भेजे जाए। यदि वेस्ट बंगाल में मोदी सरकार भेजेगी तो पास नहीं होगा, क्लियर है? उन्हीं विधानसभाओं में भेजा जाएगा जहां पास होने की गुंजाइश है। ये उनकी इच्छा पर है कौन से राज्यों में से भेजा जाएगा। राजस्थान में भेजेंगे, पास नहीं होगा। क्यों? वहां बीजेपी, यहां कांग्रेस है। हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई राज्यों में, जैसे अब उदाहरण समझो, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और हमारे देश में एक कानून लागू हुआ जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से क्या हुआ, सुनिए। एक अनुसूची है जिसका नाम है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है? अलग अलग सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। मैं थोड़ा ढंग से आपको समझाऊंगा। ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सुनिए, इसमें प्रोविजन क्या था? संघ सूची में जो भी विषय, इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र यानी संसद। राज्य सूची में जो भी कानून है उस पर राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। और समवर्ती सूची में सेंटर और स्टेट दोनों। ठीक है? अब सुनिए, मैं सिर्फ टैक्स की बात करूंगा। टैक्स कौन लगाती है? गवर्नमेंट। किस पे लगाती है? नागरिकों पे। तो आप ये कह सकते हैं कर क्या होता है? तो कर वह अनिवार्य भुगतान है जो सरकार द्वारा नागरिकों से वसूल किया जाता है। सरकार द्वारा नागरिकों से लिया नहीं जाता, क्या किया जाता है? वसूल किया जाता है। और जिससे गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती है, जिससे गवर्नमेंट को क्या होती है? इनकम। और वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम होती है। गवर्नमेंट की कौन सी इनकम होती है? रेवेन्यू। तो कर बहुत जरूरी होता है। अब सुनिए, कर आएगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बजट बनेगा, बजट बनेगा तो देश चलेगा। सीधी चीजें जुड़ी हुई है। यानी बिना पैसे के देश कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं सड़क नहीं बनी, पानी व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बुनियादी ढांचा, ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट से हम यही तो उम्मीद करते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी बहुत सारी उम्मीद है, और वो उम्मीद के लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा। तो सरकार अपने एसेट बनाने के लिए, हम पर क्या लगाती है? टैक्स। जो भी सुविधा हमें देती है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि इनकम पर टैक्स लगे तो डायरेक्ट होता है, और प्रोडक्शन पे टैक्स लगे तो इनडायरेक्ट होता है। तो जो वस्तु और सेवा हमें प्राप्त होती है उस पर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। और इनकम टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट। ये आगे पढ़ेंगे, टैक्स इकोनॉमी में बहुत बड़ा चैप्टर है। अब सुनिए, टैक्स केवल राज्यों को चाहिए या केंद्र को भी चाहिए? दोनों को चाहिए। कि केंद्र की अपनी सरकार है, राज्यों की अपनी सरकार है। केंद्र का अपना अलग से बजट है, राज्यों का अपना अलग से बजट है, और दोनों को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। क्लियर है? समझना ढंग से। तो केंद्र के पास और राज्यों के पास पैसा कैसे आएगा? तो संविधान बनाने वाले कितने समझदार थे। मतलब मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे देश में, और इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। उन्होंने क्या किया? संघ सूची में रख दिया केंद्र के कर, और राज्य सूची में रख दिए राज्य के कर, और इतने अच्छे से डिवाइड किया ताकि वो आपस में लड़े नहीं। डर ये था कि राज्य कह सकते थे मलाईदार टैक्स तो सारे केंद्र को दे दो, और जो कम मलाईदार टैक्स है वो हमें दे दो, इससे तो हमें नुकसान होगा।
कई बार नए टैक्स सिस्टम जब आते हैं, जैसे जीएसटी आया, तो भी राज्यों को लगा कहीं उससे नुकसान नहीं हो जाए। राज्य अपनी चिंता करते हैं, उनको अपना बजट चलाना होता है, अपने राज्य की जनता को खुश करना होता है, अपने जो भी घोषणा पत्र में घोषणाएं उनको पूरा करना होता है। हुआ ये कैसे डिवीजन किया संविधान बनाने वालों ने, मैं 1950 की समझ आपको बता रहा हूं, ठीक है। उन्होंने कहा प्रोडक्शन पर जो भी टैक्स होगा, और अभी केवल गुड्स के प्रोडक्शन की बात की, क्योंकि देश में सर्विस, तो आज जितना सर्विस जरूरी ना, उस समय सर्विस को इतना इंपॉर्टेंस था ही नहीं। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में वस्तुओं से ज्यादा खर्चा किस पे होता है? सेवाओं पर। उस समय सेवा इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं था, उससे ज्यादा जरूरी क्या था? गुड्स। तो गुड्स मतलब सामान जो विजिबल हो। भाई ये पंखा क्या है, एसी क्या है, विजिबल है। ये बोर्ड क्या है, विजिबल है। आप समझ रहे हैं? ये सब क्या है? विजिबल है। लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूं वो क्या है? इनविजिबल है। भाई मार्केट में गए, पूछा आलू दो, तो कहेगा 1 किलो ले लो। हम पूरा मेजरमेंट देखेंगे 1 किलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर एक और ऊपर से डालेंगे, भाई कम रखा है तूने, क्योंकि क्या है? गुड्स है। अब मैं आपको कहूं, अभी तक कक्षा शुरू होने से मैं आपको पाव भर सर्विस दे चुका हूं। आप कहोगे सर ये कौन सा मेजरमेंट है? सर्विस को मेजर करना आसान नहीं है। तो सर्विस आज के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, क्लियर है। लेकिन सर्विस को लेके जो भी टास्क हुए वो बाद में हुए, पहले केवल गुड्स को लेके अप्रोच हुई। क्यों? संविधान बनाने की बात कर रहा हूं मैं 1950 से पहले, 50 से पहले बनने की प्रोसेस थी। तो सुनिए, उत्पादन पर जो भी टैक्स लगेगा उसका नाम होगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या होगा? इसे नाम दिया केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो जितनी भी वस्तुओं का देश में उत्पादन होगा, चाहे कोई वस्तु हो, पंखा हो, कोलगेट हो, कोई वस्तु हो, उत्पादन होगा, तो उसके ऊपर टैक्स कौन लेगा? केंद्र। तो राज्यों ने कहा कि साहब हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो याद रखना, वस्तु में 2 चीज होती है, एक तो होता है प्रोडक्शन और एक होती है बिक्री। बिक्री को हम बोलते हैं सेल्स। तो राज्यों को कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, बिक्री कर आप ले लो। जब भी कोई वस्तु बिकेगी तो सही, बनने से क्या होता है भाई? वस्तु के निर्माण के अंदर जैसे ही निर्माण हो जाता है उसके बाद 2 चरण होते हैं। एक तो भाई निर्माण वाला चरण क्या कहलाता है? उत्पादन। और उसके बाद उसको क्या करना होता है? बेचना। तो निर्माण पर जो उत्पादन पर कर लगेगा वो हम रखेंगे, और बिक्री पर जो कर लगेगा वो आप रखना। राज्य संतुष्ट हो गए। राज्यों का सबसे बड़ा टैक्स कौन सा बन गया? सेल टैक्स। अभी तो चलो जीएसटी आने के बाद सारे डिपार्टमेंट एक हो गए। पहले सेल टैक्स डिपार्टमेंट केवल राज्यों के डिपार्टमेंट को कहा जाता था, और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट नाम से ही है, अलग से इनके लिए विभाग बनते थे, क्लियर है। अब देखो, तो राज्यों ने कहा कि साहब सारी वस्तुओं का उत्पादन तो आपने ले लिया, हमें केवल बिक्री दी। तो संविधान बनाने वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, जितनी भी नशीली वस्तुएं होगी उसकी उत्पादन और बिक्री दोनों तुम्हारी। तो राज्यों को लगा हाँ, देश में लोग नशा तो करते ही हैं, भाई शराब है, तंबाकू है, क्लियर है। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी, नशीली वस्तुओं को क्या नाम दे दिया? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य उत्पाद शुल्क। किसके पास चला गया? राज्यों के पास। इसे हम आबकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यावहारिक भाषा में एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, लेकिन स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अलग होती है। मतलब नशीली वस्तुओं को छोड़कर जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा उस पर केंद्र कर लगाएगा, और नशीली वस्तुओं के उत्पादन पर कर कौन लगाएगा? राज्य। और उसे नाम दिया गया आबकारी शुल्क। और आप इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्या बोल सकते हैं? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, हो गया। राज्यों को यह भी कहा गया जितने भी मनोरंजन होंगे, मतलब सिनेमा हॉल वगैरह इस तरह की जो चीजें होगी, एंटरटेनमेंट टैक्स वो आप ले लो। राज्य इससे भी संतुष्ट हो गए। मतलब हर जगह डिवीजन कर दिया, ये संघ सूची में रखा गया, ये राज्य सूची। इस तरह से बहुत सारे टैक्स डिवाइड किए। जैसे संपत्ति पर जो भी शुल्क होगा वो केंद्र लेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, कम होता है, क्लियर है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे ना, उसमें केंद्र और राज्यों में देखा जाए तो राज्यों को ज्यादा प्रॉफिट दिया गया। कौन से टैक्सेस में? इनडायरेक्ट। लेकिन अब आई डायरेक्ट टैक्स की बारी। डायरेक्ट टैक्स केंद्र ने कहा हम रखेंगे और उसमें से एक हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको हम ही लेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा कर होता है आयकर, केंद्र ने रखा। एक होता है कंपनियों की आय पर लगने वाला कर, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर,
हिंदी में क्या बोलते हैं? जो रिलायंस पे, टाटा पे, सारथी पे जो टैक्स लगता है वो क्या है? निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर है? इस तरह से इसमें रखा। जो कंपनी की आय पर, शुद्ध आय पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? निगम कर। तो इस तरह से अलग अलग टैक्स रख ली। यहां भी बहुत सारे टैक्स है, इधर भी बहुत सारे टैक्स है। अब मैं अभी डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, इसको छोड़ दो। मैंने अभी आपको कहा इनडायरेक्ट टैक्स। ऊपर वाले टैक्स कौन से थे? इनडायरेक्ट। तो हमारे देश में ये कहा गया कि देखो जनता क्यों प्रताड़ित हो रही है। मान लो 100 रुपए की वस्तु है, बनाई, सबसे पहले केंद्र ने कहा उसके ऊपर हम कौन सा शुल्क लेंगे? उत्पाद शुल्क। तो 100 पे मान लो केंद्र ने उत्पाद शुल्क लगाया 10%, कितने की हो गई? 110। अब वो वस्तु अभी बिकेगी नहीं, राज्य कहेगा मेरी बारी, राज्य उस पर कौन सा शुल्क लगाएगा? बिक्री कर, सेल टैक्स राज्य लगाएगा, तो 10% और लगा, 121 रुपए। 110 पे फिर 10% लग गया, कितना हो गया? 121 रुपए। और भी पता नहीं कोई फॉर्मेलिटी वाले टैक्स हो गए, तो वस्तु जो 100 रुपए की थी बाजार में आते आते वो 140 150 की हो गई। क्योंकि टैक्स इंटीग्रेटेड नहीं है, केंद्र अलग ले रहा है, राज्य अलग ले रहा है। इससे जनता को क्या? जनता कह रही है टैक्स लेना है तो एक साथ ले लो, तुम जानो तुम्हारे काम जाने, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो गुड्स के लिए टैक्स जो था वो पूरा इस तरह से डिवीजन में था। अब हुआ ये 1994 के आसपास हमारे देश में एक नया टैक्स और डेवलप हुआ। इसके लिए संविधान में एक संशोधन हुआ, 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और वो टैक्स था सर्विस टैक्स, और इसे नाम दिया सेवा कर। क्योंकि एलपीजी मॉडल लागू होने के बाद देश में जैसे नया लिबरलाइजेशन मॉडल आया, हमने दुनिया के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाया, तो हमें ऐसा लगा वस्तुओं से भी ज्यादा जरूरी क्या है? सेवाएं। आज के टाइम में आप देखो, आप एजुकेशन को लेके, डॉक्टर्स को लेके, हेल्थ को लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, टेलीकॉम को लेके आप जो भी खर्च करें वो सब सर्विस है। और हमारे घर का बड़ा बजट आज के टाइम में किस पर खर्च हो रहा है? सर्विस पर। पूरे महीने में पता चलता है कि सिर्फ 100 रुपए में से 10 रुपए गुड्स पे खर्च हुए, और लगभग पता चला 60 70 80 रुपए किस पे खर्च हो गए? सर्विस पे। तो ज्यादा पैसा किस पे खर्च हो रहा है? सर्विस पे। और जब सर्विस इतनी प्रायोरिटी पे इंडिया में डेवलप हो गई, तो गवर्नमेंट को लगा इस पे भी टैक्स लगाना, क्योंकि हम तो अपनी आय क्यों छोड़े। अभी वस्तुओं के उत्पादन पर तो कर लगा ही रहे थे, अब सेवाओं के उत्पादन पर भी सरकार ने कर शुरू किया, और नाम क्या रखा? सेवा कर। अब बताओ सेवा कर कौन लेगा? केंद्र। तो देखो मुद्दा क्या है, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। केंद्र अलग कर लगा रहा है, राज्य अलग कर लगा रहा है। क्लियर है? क्यों ना दोनों मिलकर एक कर लगाए, एक ही टैक्स लगाए, और दोनों मिलकर एक टैक्स बना दे। एक देश एक कर एक बाजार। इसीलिए एक प्रोविजन पार्लियामेंट में रखा गया और नाम रखा जीएसटी। तो जीएसटी बिल पार्लियामेंट में रखा गया। लेकिन ढंग से समझना, जीएसटी बिल जैसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा, कौन सी अनुसूची में बहुत बड़ा बदलाव होगा? 7वीं अनुसूची। क्योंकि अभी केंद्र के कर अलग है, राज्यों के कर अलग है, उनको इंटीग्रेट करना होगा। हालांकि डायरेक्ट टैक्स का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, वो अभी भी वैसे ही पड़े हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरा का पूरा मर्ज हो रहा है, एक ही टैक्स में जा रहा है। पूरे इनडायरेक्ट टैक्स का इंटीग्रेशन क्या कहलाया? जीएसटी। अब जीएसटी जैसे देश में लागू होगा, सुनिए, पहली बात तो संसद को संशोधन करना होगा, और वो संशोधन लोकसभा राज्यसभा में कौन से बहुमत से होगा? विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से होगा? विशेष बहुमत। तो दोनों जगह विशेष बहुमत से होगा, प्लस राज्यों के ढांचे में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। यदि राज्यों से ना पूछा जाए तो भी गलत है। तो जीएसटी लागू करने के लिए आपको केंद्र के साथ साथ किसकी परमिशन लेनी जरूरी है? राज्यों की। और इसीलिए आप सोचो, पहली बार जीएसटी बिल भारत के पार्लियामेंट में 2010 में रखा गया था, लेकिन जीएसटी बिल को लागू होने में 2016 लग गया। मतलब लागू होने में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, मतलब 7 साल लग गए। तो ऐसा क्या कारण रहा? मेन कारण यह रहा कि राज्यों को हमेशा यह डाउट रहा, आशंका रही, कहीं यह बिल इस फॉर्म में नहीं आ जाए कि केंद्र डोमिनेट कर दे किस पे? राज्यों पे, और राज्यों का रेवेन्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। इस वजह से हमेशा डर सताता रहा किसको? राज्यों को। तो जब भी जीएसटी बिल आता, एक तो इसका विपक्ष बड़ा विरोध करता। विपक्ष को हमेशा पता था कि सत्ता के पक्ष का विरोध ही करना है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। पहले जब कांग्रेस लाना चाह रही थी तो बीजेपी विरोध कर रही थी, और जब बीजेपी इसको लेके आई तो कांग्रेस ने इसका नाम रखा गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी का नाम क्या रखा? गब्बर सिंह टैक्स।
कि भाई ये टैक्स आनंद फानन में जल्दी में सरकार ने लागू किया है और इससे देश की जनता पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। एक तो नोटबंदी लेके आ गए और जैसे नोटबंदी से उभरे नहीं उससे पहले क्या लेके आ गए, जीएसटी, और इससे आम आदमी की आय और जो एक एफर्ट है उस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ और वाकई कुछ लोगों पे इसका प्रहार हुआ भी, ठीक है। लेकिन नो डाउट प्रहार हो या ना हो, लेकिन इनोवेटिव मॉडल लागू होने जरूरी है। तो देश में कौन सा मॉडल लागू हो गया, जीएसटी। अब जीएसटी लागू होने के लिए मैं वापस आता हूं, बताइए इन तीनों में से कौन से तरीके का प्रयोग करना पड़ा, तीसरा वाला। क्यों? देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा चेंज हो रहा था और जब फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो और राज्यों की परमिशन न ली जाए, इससे संघीय ढांचे को नुकसान होता है और संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यों की परमिशन लेना जरूरी है। इसीलिए संविधान संशोधन ये होगा। कौन सा वाला, तीसरा वाला। दूसरा वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा? पहले पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी में पास होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों को इस तरह का बिल क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। आया समझ में या नहीं आया? अब मुझे बताओ भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है? कौन कौन से? सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस कम से कम आधे राज्यों के लेजिस्लेटिव से सिंपल मेजोरिटी से बिल को पास कराना जरूरी। राज्यों में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, वहां तो केवल कौन सी चाहिए, सिंपल। लेकिन पार्लियामेंट में कौन सी मेजोरिटी, दोनों हाउस में पास करना और फिर दोनों हाउस से पास करके कहां भेजना, राज्यों में, और फिर कम से कम 14 राज्यों का सपोर्ट लेना। तो ये प्रक्रिया कंपैरेटिव कैसी है, कठोर, और ये प्रक्रिया कंपैरेटिव कैसी है, लचीली, फ्लेक्सिबल और रिजिड। इसको हम फ्लेक्सिबल कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, रिजिड। ठीक है। अब सुनिए, बीच में एक और है, कौन सी वाली, विशेष बहुमत। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहा कि जो मेथड इसमें है और जो मेथड इसमें है, मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे राज्यों का नाम बदलना हो, सिंपल मेजोरिटी, नागरिकता को बदलना हो, सिंपल मेजोरिटी, और भी कई नियम है, बताऊंगा। जैसे देश में 5वीं और 6ठी अनुसूची में परिवर्तन करना हो, दूसरी अनुसूची में परिवर्तन करना हो, लैंग्वेज, राजभाषा में बदलाव करना हो, पार्लियामेंट के नियमों को बदलना हो, पार्लियामेंट के नियमों को बदलना हो, तो और इवन किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो या बनी हुई विधान परिषद को मिटाना हो, ये सब कौन सी मेजोरिटी से होगा, साधारण। क्लियर है? लेकिन सुनना, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना हो, कौन सी मेजोरिटी, तीसरा। 7वीं मतलब वो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती, उसमें कहीं भी आपको चेंज करना है, कौन सा तरीका लेना होगा, तीसरा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई भी तरीका बदलना हो, तीसरा। तो राष्ट्रपति पूरे देश का है, उसको यदि आप बदलाव करना चाह रहे हो तो राज्यों से परमिशन लेनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई भी चेंज करना हो, कौन सा तरीका, तीसरा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देश की न्याय व्यवस्था में बदलाव करना हो, कौन सा तरीका, तीसरा। संघीय ढांचे को बदलना हो और राज्यों की भूमिका को घटाना या बढ़ाना हो, कौन सा तरीका, तीसरा। स्वयं आर्टिकल 368 में चेंज करना हो, तीसरा। समझ आ रही बात? ऐसे यहां एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यदि इनको बदलना हो तो आपको तीसरे तरीके का प्रयोग करना होगा। यानी आपके पास 3 ब्रह्मास्त्र है, लेकिन तीसरा वाला जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रयोग हमेशा नहीं होगा, बहुत रेयर मामलों में होगा। और ये कंपैरेटिव इजी नहीं है। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का डिफरेंस भी अभी मैं बताऊंगा। सिंपल मेजोरिटी का मतलब, मान लो इस कक्षा में अभी 500 बच्चे बैठे हैं, क्लियर है, समझना ढंग से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है 500 में से उस दिन कक्षा में कम से कम 50 लोगों का होना जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी के लिए एक होता है, जैसे बोलते हैं कोरम, और कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। कोरम का मतलब क्या होता है, गणपूर्ति, और गणपूर्ति हमारे देश में होती है 1/10। ठीक है। अब चाहे 500 पूरे आ जाए तो भी, जितने भी लोग आए, समझना, उसका यदि आधे 50% + 1 यदि सपोर्ट कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। जैसे मान लो उस दिन 60 लोग ही आए, कितने लोग आए, 60, और 31 लोगों ने कह दिया टेबल बजा के कि हम पक्ष में हैं, या काउंटिंग कर ली,
वहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के अधिकारी होते हैं जो देखते हैं कि मेजोरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर है? तो यदि 50% प्लस वन ने जो उपस्थित है और जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उनका कितना 50% प्लस वन, तो ये कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है। क्लियर है? हाँ, सिंपल मेजोरिटी में भी थोड़ी मुश्किलात तब आ जाती है जब सारे लोग आ जाए। कभी कभी ऐसे मामलों में, जैसे अभी बीच में एक बिल गवर्नमेंट लाना चाह रही थी जिसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। एक 2019 में ये बिल मोदी सरकार ने रखा था और इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था सुनिए। भारत के आसपास 3 ऐसे देश हैं जो अपने आप को इस्लामिक कहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये देखा गया इन तीनों इस्लामिक देशों में मेजॉरिटी मुसलमान है और माइनॉरिटी में बहुत सारी कम्युनिटी जिसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। तो माइनॉरिटी का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ इन देशों में और धीरे धीरे माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं हुई उनका शोषण हुआ। तो सरकार ने एक एफर्ट ये रखा कि इन तीनों देशों से आने वाली किसी भी माइनॉरिटी को, उन तीनों देशों की माइनॉरिटी कौन है समझ गए आप? मुसलमानों के अलावा यदि कोई इंडिया में आता है तो उसके लिए नागरिकता के नियम हम थोड़े लिबरल करेंगे और उसको हम इजीली वो भी नहीं है, 5 साल के प्रोविजन है। और ये उनके लिए जो ऑलरेडी जिन्होंने आवेदन कर रखा है और जिनको आवेदन किए हुए लगभग 5 साल हो चुके, उनको हम नागरिकता दे देंगे। तो ये बिल रखा पार्लियामेंट में। जैसे ये बिल रखा विपक्ष को लगा कि बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने एक मुद्दा उठाया, क्या इसमें मुसलमान क्यों नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? अब सरकार का ये कहना था कि साहब हम इसमें ये बात नहीं कर रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास के 3 देश और तीनों देश मेजॉरिटी में, मतलब वो देश भारत की तरह अपने आप को सेकुलर नहीं कह रहे, वो क्या है? इस्लामिक देश है। उसमें माइनॉरिटी जो, अब हकीकत ये है, आपको पाकिस्तान में देखिए आप, पाकिस्तान में माइनॉरिटी का इतना उत्पीड़न हुआ, जब देश आज़ाद हुआ उस समय माइनॉरिटी का नंबर पढ़ना और अभी पढ़ना, या तो वो मारे जा चुके, या वो पलायन करके इंडिया आ चुके, या फिर उनका धर्म परिवर्तन हो गया। और ये बाउंडेड फॉर्म में करवाया जाता, वहाँ धर्म की खिलाफत कोई नहीं कर सकता। यहाँ जिसका मुंह ढंग से नहीं धुलता वो भी धर्म की खिलाफत करता है। इस देश में फ़र्क है क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। तो इन तीनों देशों से आने वाले उन लोगों को सिक्योर करना बहुत ही जरूरी है जो माइनॉरिटी फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? माइनॉरिटी। तो मोदी गवर्नमेंट जैसे ये बिल लेके आई, ऑपोजिशन ने उस दिन पूरे लोगों को बुलाया और सोचा कि बिल पास ना हो पाए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में, लोकसभा में भी और राज्यसभा, तो ये बिल आपको राज्यों में भेजना ही नहीं, बस साधारण बहुमत से पास करना। लेकिन उस दिन नंबर ज्यादा थे, फिर भी गवर्नमेंट ने ये बिल दोनों हाउस में पास करवाया और प्रेसिडेंट, चूंकि राष्ट्रपति का ही रोल होता है, देश सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दी और ये क्या बन गया? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, नागरिकता संशोधन विधेयक क्या बन गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम। जैसे ये बिल पास हुआ, हमारे देश में ऑपोजिशन ने पूरे देश में विरोध किया, सरकार का काफी प्रबल विरोध हुआ। दिल्ली में एक जगह आपने नाम सुना हो, शाहीन बाग, लोग वहां खड़े हो गए, मोर्चे निकाले, वो लंबा चल ही रहा था, इतने में आ गया कोरोना। तो उनका विचार तो था कि जब तक गवर्नमेंट इस बिल को वापस नहीं लेती, जैसे भारत की सरकार ने 3 बिल वापस लिए थे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, कृषि कानून थे, उनको सरकार ने वापस लिया। तो लगा ये बिल भी गवर्नमेंट क्या करेगी? वापस ले ही लेगी। हालांकि कृषि बिल बाद में वापस लिए थे, लेकिन समझो इस समय ये महसूस हो रहा था कि शायद सरकार बैकफुट पे आ जाए। लेकिन सरकार का यहां कहना था कि इसमें हम मुसलमानों का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरा, भारत में रहने वाले मुसलमान का इसमें कोई मतलब है ही नहीं। ये इंडिया के मुसलमानों की बात ही नहीं है, ये उन देशों की माइनॉरिटी की बात है जो भारत में आके क्या करना चाह रहे हैं? निवास करना चाह रहे हैं, जो रहना चाह रहे हैं, जिनको कोई ना कोई देश तो प्रोटेक्शन देगा। इवन अभी आप देखो, म्यांमार से निकाले हुए एक मुसलमान है, कम्युनिटी है, रोहिंग्या मुसलमान। कौन से मुसलमान है? रोहिंग्या। अमूमन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश उनको रिफ्यूजी के फॉर्म में उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना इंडिया। हालांकि इंडिया भी फुल सपोर्ट में नहीं है,
लेकिन हमारे देश की सरकार का ये कहना है, होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हमें इससे टेररिज्म के खतरे हैं, इनकी पहचान पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है और हम इनको इमीडिएट नागरिकता नहीं दे सकते या इनको शरण भी नहीं दे सकते। और शरण देंगे, हालांकि सबसे ज्यादा शरण अभी तक भारत ने ही दी है, उसके बावजूद भी। तो मेरा ये कंसेप्ट है कि ये बिल जो पास करना था ये किससे रिलेटेड था? नागरिकता। और नागरिकता के बिल के लिए कौन सा संशोधन चाहिए? संसद। या संसद ही अपने आप में प्रायोरिटी पे, और उस संसद को भी, अच्छा जैसे ये एक्ट पास हो गया, क्या इसका कोई नंबर बना? नहीं, क्योंकि ये कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नहीं था? 368। और यदि इस तरह से नंबर दिए जाते होते तो मेरा बार बार यही कंसर्न, अभी नंबर्स की संख्या, तो मैं यहां पे एक बात लिख देता हूं थोड़ा सा अलग पेन में। संविधान का पाठ, पाठ मतलब लेसन, नहीं बदलता। संविधान का लेसन नहीं बदलता, किंतु लॉ में, लॉ मतलब विधि में परिवर्तन हो जाता है। और ये जो भाग 20 है, इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, संविधान का पाठ भी बदलता है और विधि में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इसके लिए संविधान के लेसन को बदलने की, संविधान के वो 1 प्रियम्बल, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, उनको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कानून बदल जाता है। कहा इनको भी संविधान संशोधन ही कहा जाता है, लेकिन ये संविधान संशोधन उस संज्ञा में नहीं आते जैसे आर्टिकल 368 कहते हैं। उसमें क्या होता है? संविधान का पाठ भी बदलता है और लॉ में भी चेंजेज होता है। अब आपसे पूछे कितने चेंजेज हो चुके उसके तहत? 105। बच्चों बहुत ही शानदार चैप्टर है, देखो मैं इसीलिए एक्साइटेड हूं इस चैप्टर के लिए। इसे समझना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की अप्रोच समझना, और ये बड़ा चैप्टर है। आप जब भी अपना प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे, एसआई का सिलेबस देखोगे या आरएस फाउंडेशन का सिलेबस देखोगे, तो सबसे पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, अभी कौन कौन से अमेंडमेंट हुए मैं वो भी आपको समझाऊंगा, लिखा है या कुछ नहीं है, लेकिन पहले सुनो, आप चीजें सुननी बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल है आपसे, भारतीय संविधान में कितनी विधियों से चेंज हो सकता है? 3। लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत कितनी विधियों से चेंज हो सकता है? 2। 3 विधियां कौन सी है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति कह दो, समर्थन कह दो, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, कम से कम आधे राज्यों का। ठीक है, क्लियर है? इतना समर्थन मिलेगा, तो ये 3 विधि हो गई। अब बताइए 105 संशोधन जो हुए हैं संविधान के अंतर्गत, वो इनमें से कौन सी विधियों से हुए? दूसरी और तीसरी, दूसरी और तीसरी। क्लियर है? अब मेरी कंसर्न एक और समझना, जो मैं दूसरी विधि की तरफ आया हूं, जैसे मैंने अभी तक छोड़ रखा है। ठीक है, सुनिए, यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कोई चेंज करना हो, कौन से अधिकारों में, तो राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन संसद को फंडामेंटल राइट को बदलना होगा, तो कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत। अब मैं कहूं ये जो विधि है ये है थोड़ी सी रिजिड, लेकिन उतनी रिजिड नहीं है जितनी वो है। ये इसकी तुलना में क्या है? कठोर है। कौन सी विधि? दूसरी वाली। लेकिन ये इतनी भी कठोर नहीं है जितनी तीसरी विधि है। सुनना, या फिर हमें देश में किसको बदलना हो? नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पेन क्या है ये? इधर का इधर उठ के निकल जाता है। ठीक है, सुनिए, आर्टिकल 12 से 35 और आर्टिकल 36 से 51, यानी अनुच्छेद 12 से 51 के बीच आपको कोई भी बदलाव करना है संविधान के अंदर, कोई भी, चाहे आपको कोई पॉइंट ही क्यों ना जोड़ना हो कि हाँ ये जोड़ना है ऐसे डॉट, तो भी आपको कौन सा मेथड लेना होगा? विशेष बहुमत।
आ रहा है समझ में? अब इसमें एक तीसरा और है, और वो तीसरा क्या है सुनिए। कोई ऐसा मामला जो पहले में भी लिखा हुआ नहीं है और तीसरे में भी लिखा हुआ नहीं है। कोई ऐसा मामला जो पहले में भी वर्णित नहीं है और तीसरे में भी नहीं है, यानी जो संशोधन पहली और तीसरी विधि से नहीं होगा वो हमेशा दूसरी विधि से होगा। अब वो कुछ भी मान लो आप, जो पहले में नहीं लिखा हुआ, जो तीसरे में नहीं लिखा हुआ, जो क्लियर नहीं है, वो हमेशा कौन सी विधि से होगा? दूसरी। तो तीन मामले हैं, समझ गए? जो पहली और तीसरी विधि में नहीं होगा वो हमेशा कौन सी विधि से होगा? दूसरे। अब एक एक करके मुझे बताओ, यदि देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई चेंज करना हो, कौन सी विधि? तीसरी। आर्टिकल 368 में कोई चेंज करना हो, तीसरी। राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई चेंज करना हो, तीसरी। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को बदलना हो, पहली। नागरिकता, फर्स्ट। क्लियर है? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? दूसरी, पांचवी, छठी अनुसूची को बदलना हो, फर्स्ट। कौन सी है? फर्स्ट। किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो या बनी हुई विधान परिषद को मिटाना हो, फर्स्ट। राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि को बदलना हो, फर्स्ट। राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदलना हो, फर्स्ट। देश में नया क्षेत्र शामिल करना हो, देश के क्षेत्र को बाहर किसी देश को देना हो, सेकेंड। समझना है, हमारे देश के में ये जरूर लिखा हुआ है, बाहर से किसी को भी हम ले सकते हैं। कल को भूटान कहे हम भारत में आना चाह रहे हैं, ले भाई आजा, जल्दी आ, ठीक है। नेपाल कहे वेलकम। जैसे सिक्किम ने कहा हम भारत में आना चाह रहे हैं, सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, सिक्किम को हमने भारत में शामिल किया 1975 में। हाँ, सिक्किम को जो भी हमने स्पेशल कैटेगरी दी, जो भी हमने स्पेशल कैटेगरी, जैसे सिक्किम ने कहा हमारा हाई कोर्ट अलग से होगा, सिक्किम में जमीन वही खरीदेगा जो सिक्किम का मूल निवासी होगा, नागरिक नहीं, वहां का ओरिजिन जिसका होगा। तो सिक्किम ने कई तरह के राइट लिए, उसने कहा हमें अलग से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चाहिए, हम किसी क्षेत्र के रूप में किसी और राज्य में शामिल नहीं होंगे, हमें अलग से स्टेट का फॉर्म चाहिए। तो इस रूप में सिक्किम को ये सारी शक्तियां देने के लिए हमने जरूर 35वां और 36वां संशोधन किया। कौन सा संशोधन किया? 35-36। क्लियर है? अदरवाइज हमें सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, पहली विधि। लेकिन सिक्किम को कैटेगरी देने के लिए, सिक्किम को अधिकार और शक्तियां देने के लिए हमें संशोधन करने पड़े, और उसके लिए नंबर आए। नहीं आ रहा समझ में? फंडामेंटल राइट्स को बदलना हो, सेकंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई बदलाव करना हो, अनुच्छेद 12 से 51 में कोई भी बदलाव करना हो, सेकंड। ऐसा कोई मामला जो पहली और तीसरी में वर्णित नहीं है, कंफ्यूजन में है, सेकंड। इधर भी नहीं लिखा हुआ, इधर भी नहीं लिखा हुआ, सेकंड। देश में जो संसद और विधानमंडल है, या ये कहें कि देश की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें कोई चेंज करना हो, तीसरा। कार्यपालिका शक्तियों को बदलना हो, कौन सा? तीसरा। राज्यों के ढांचे यानी संघीय ढांचे को बदलना हो, तीसरा। हो गया? ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं आपको कुछ संशोधनों के नाम बताऊं, बस आप ये बताओगे कि ये पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा। सबसे पहले मैं अंतिम से शुरू कर रहा हूं, 105। अच्छा, पहला तो होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? नंबरिंग ही नहीं आती, संविधान का पाठ नहीं बदलता, लेकिन विधि में परिवर्तन हो। यहां तो संविधान का पाठ बदल रहा है। तो दूसरे और तीसरे में से आपको बताना किससे रिलेटेड है, ठीक है। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, समझते जाना, और जो मैं बताऊंगा उसको मैं क्लोज करता जाऊंगा, ठीक है। ये पहला क्लोज हो जाएगा। क्या किया इसमें? पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसमें ये कहा आज से ओबीसी की जो लिस्ट होगी उसमें जो भी जातियां शामिल करना हो या किसी जाति को हटाना हो, इस तरह के सारे राइट्स राज्यों के पास होंगे, केंद्र के पास नहीं होंगे। केंद्र ये शक्ति अपने पास नहीं रखना चाहता, केंद्र ये शक्ति किसको देना चाहता है? राज्यों को। आज राजस्थान में कौन सी जाति ओबीसी में शामिल होगी, ओबीसी को लेके, कास्ट को लेके क्या
एफर्ट करने, ये सब राज्य खुद करेगा। बीच में ऐसा हुआ था, लगभग मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था। किसका डिसीजन था? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ने अपने निर्णय में कहा था ये अधिकार किसके पास होना चाहिए? केंद्र। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन चीजों का रिव्यू कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो उसने व्याख्या करते हुए कहा कि ओबीसी की जातियों के निर्धारण का अधिकार या शक्ति किसके पास होनी चाहिए? भारत सरकार के पास। लेकिन जैसे ये प्रोविजन बना, केंद्र ने राज्यों को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया, हम सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोसेस को किसी भी तरह से खत्म करके संसद में कानून बना देंगे। इसलिए संसद में कानून बनाना जरूरी था, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या रहता? अधिकार रहता। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को यदि आपको हटाना है तो इसका एक ही तरीका है, संसद में क्या कर दो? अधिनियम बना लो, और इसके लिए संविधान में क्या कर दो? संशोधन कर दो। तो संसद ने संविधान में संशोधन करते हुए यह अधिकार किसको दे दिया? राज्यों को, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समाप्त कर दिया। क्योंकि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, इसको लेके पार्लियामेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो ओबीसी की जातियों के निर्धारण का अधिकार अब केंद्र के पास नहीं है, राज्य के पास। कौन सा? यह हुआ अगस्त 2021 में। कब हुआ? अगस्त 2021 में। और इसको लेकर जो अनुच्छेदों में बदलाव हुआ वो 2-3 अनुच्छेद है जो ओबीसी से रिलेटेड है। क्लियर है? इसका मतलब किसी न किसी आर्टिकल में एडिशन हुआ होगा, या डिलीशन हुआ होगा, या मॉडिफिकेशन हुआ होगा। जैसे अनुच्छेद शायद 338 है, 342, इस तरह के कुछ अनुच्छेद है जिनमें क्या हुआ? चेंज हुआ। क्लियर है? तो ये है 105। समझ में आ गया? बताओ, अब बताओ कौन सी विधि से हुआ होगा? दूसरी या तीसरी? दूसरी, क्योंकि ये कास्ट से रिलेटेड मामला है और इसको लेके कौन इंटरफेयर नहीं करेंगे? राज्य। ओबीसी की जातियों का निर्धारण केंद्र खुद देना चाह रहा था राज्यों को, इसको लेके तीसरी विधि के प्रयोग की आवश्यकता है ही नहीं। अब मैं तीसरी विधि में क्या है वो थोड़ा मोटे तौर पे लिख रहा हूं। देखो, संघीय ढांचा। संघीय ढांचे का मतलब ये नहीं कि हर कोई मुद्दा जो राज्य से रिलेटेड है, हर मुद्दे केंद्र राज्य दोनों से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? ये मुद्दा भी केंद्र राज्य दोनों से रिलेटेड है। लेकिन वो मुद्दा जिससे राज्यों की शक्तियों में या तो कमी आती हो या वृद्धि होती हो, सुनो, जिससे राज्यों का ढांचा बदल जाता हो, उसको संघीय ढांचा कहते हैं। क्लियर है? दूसरा, प्रेसिडेंट को लेके कोई मामला हो। तीसरा, कौन सी अनुसूची? 7वीं। चौथा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लेके कोई मामला हो। पांचवा, आर्टिकल 368 को लेकर कोई मामला हो। सातवां, छठा, एग्जीक्यूटिव पावर में विस्तार करना हो, इस तरह का कोई मामला हो। यह सब आपको तीसरी विधि से करना होगा। ठीक है? अब सुनो, 104। हमारे देश में ऐसा है, 3 वर्गों को लोकसभा में रिजर्वेशन है। कितने वर्गों को? 3। जैसे सुनना, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में आरक्षण किस किस को है? एक तो है एससी को, और एक एसटी को, और एक कम्युनिटी है जिसका नाम है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में रह गया हो, जो आउट ऑफ इंडिया से आया हो। तो एक कम्युनिटी हमने आज़ादी के टाइम इसको भारत में अधिकार देने के लिए क्या किया? एंग्लो इंडियन नाम का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है? तो एक हो गया एससी, दूसरा हो गया एसटी। ठीक है? सुनना ढंग से। एससी की लगभग इंडिया में 84 और एसटी की लगभग 47 सीटें कहां रिजर्व है? लोकसभा में। और एंग्लो इंडियन की सीटें 2, और ये नॉमिनेट होती है। क्या होती है? मनोनीत। अब राजस्थान में हम बात करें, विधानसभा कितनी सीटें? 200, एससी और एसटी। जैसे आप याद रखना, ये एसटी की सीटें जो रिजर्व है ना, इसमें हमारा उदयपुर भी शामिल है। उदयपुर में लोकसभा मेंबर जो भी जाएगा वो जनरल ओबीसी का कभी नहीं होगा, हमेशा कौन सी कम्युनिटी का होगा? एसटी। सेम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और एक और जगह है दौसा। क्या है? दौसा। राजस्थान से कितनी सीटें जाती है लोकसभा में? 25। ठीक है? 4 सीटें किसके लिए रिजर्व है? एससी के लिए, और 3 सीटें किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। ठीक है? समझना ढंग से। तो राजस्थान में 25 में से 7 सीट रिजर्व है और 18 सीट नॉन रिजर्व है।
ये सब चीजें काम की। अब 3 सीटें अभी मैंने बता दी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दौसा। और ऐसे एससी में बीकानेर, गंगानगर, ये सीटें किसके लिए रिजर्व है? एससी के लिए। अब सुनिए, राजस्थान में 200 में से 34 सीटें रिजर्व है किसके लिए? एससी के लिए। और 25 सीटें रिजर्व है किसके लिए? एसटी के लिए। 34 और 25 मिलकर कितनी हो गई? 59। और 141 सीटें राजस्थान में क्या है? नॉन रिजर्व। जैसे आपके ज्यादातर जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के आसपास के बेल्ट है, इसमें मैक्सिमम सीटें एसटी के लिए क्या है? रिजर्व है, क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी कंपैरेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो ये रिजर्व है, मतलब ये संविधान बनने के बाद से प्रोसेस रखा गया कि इन कम्युनिटी का पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, इतनी सीटें इनकी आनी जरूरी है, ये मिनिमम है। इसके बाद कोई आना चाहिए। जैसे अभी जैसलमेर जो है, जैसलमेर में जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं और वो जनरल से खड़े हुए और जीत गए, और कम्युनिटी उनकी कौन सी है? एससी। मैंने उन्होंने जैसलमेर सीट रिजर्व नहीं है, नॉन रिजर्व सीट है, वहां से कोई भी खड़ा हो सकता है, यानी नॉन रिजर्व सीट से कोई भी खड़ा हो सकता है, और वो खड़े हुए और जीत गए। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो एससी एसटी का होगा वो रिजर्व सीट से तो आएगा ही आएगा, और नॉन रिजर्व से भी आ सकता है, जैसे नौकरियों में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हुआ ये, राजस्थान में भी चाहे तो एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर मनोनीत कर सकता है। राज्यों में कितनी सीटें मनोनीत होती? 1, और लोकसभा में 2। राजस्थान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ही नहीं, तो आज तक राजस्थान से कभी एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं हुआ। लेकिन केरला, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, तो वहां राज्य से भी एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करके कहां भेजा जा सकता है? सेंटर में। ठीक है, इसके लिए सुनना, अनुच्छेद है इसके लिए एंग्लो इंडियन के लिए 333। कौन सा अनुच्छेद है? 333। और इसके लिए है 331 है, और इसके लिए 333 आर्टिकल है। अब हमारे देश में क्या मुद्दा था? जब पहला संविधान संशोधन आया था तो ये कहा गया था इस तरह का ये जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा ये संसद 10 सालों के लिए रखेगी। कितने सालों के लिए? 10। उद्देश्य ये होगा कि 10 सालों में सब लोग समान हो जाए, और फिर हम इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या करेंगे? हटा देंगे। लेकिन उस समय यह कहा गया था कि आवश्यकता पड़ी तो इसे 10-10 साल और आगे बढ़ाया जाएगा, और उसके लिए संविधान में क्या किया जाएगा? संशोधन। तो मैक्सिमम उस समय यह कहा गया था इसे 60 साल तक मैक्सिमम रखा जा सकता है। कितने साल? 60। और 60 साल का मतलब कौन से साल तक? 2010। सुनना, बहुत सारी बातें आज की कक्षा में है। 2010, जैसे ही 2010 आया, सरकार को लगा कि इस प्रोविजन को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि अभी तक एससी एसटी के हितों के बारे में सोचना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया? 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2010, और इसे 60 साल के स्थान पर बढ़ाकर कितना कर दिया? 70 साल, 2020। अभी जैसे 2020 आया, क्लियर है, फिर वापस से 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसे 70 साल से बढ़ा के कितने साल किया? 80, 2023। लेकिन अभी एक प्रोविजन कर दिया कि एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन तो बना रहेगा, लेकिन एंग्लो इंडियन खत्म कर दिया। यानी अब जो लोकसभा या विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की नॉमिनेशन की प्रक्रिया, जिसमें लोकसभा में कितने मेंबर होते थे? 2, और विधानसभा में 1, खत्म। लेकिन एससी एसटी की रिजर्वेशन को 10 साल लोकसभा और विधानसभा की सीटों में क्या किया गया? बढ़ाया गया। इसके लिए देखो, अनुच्छेद है 330 लोकसभा में एससी एसटी की सीटों का रिजर्वेशन, 332 विधानसभा में एससी एसटी की सीटों का रिजर्वेशन, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 1-2 सीटों का नॉमिनेशन, और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन की 1 सीट का मनोनयन। ये रेगुलर आर्टिकल थे। 334 में ये कहा गया था कि ये प्रोविजन 60 साल तक रहेंगे, लेकिन 95 संशोधन में इसी अनुच्छेद में चेंज करते हुए इसे बढ़ाकर 70 साल किया, और फिर 104 में इसे बढ़ाकर 80 साल किया, और एंग्लो इंडियन के मनोनयन को खत्म कर दिया।
अब मुझे बताओ ना, 105 क्या था? ओबीसी की जातियों का डिक्लेरेशन स्टेट करेगा, ना कि सेंट्रल करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वायलेट कर दिया, वायलेट कर दिया। समझ गए बात? वायलेशन हो गया उसका, समझ गए? 104 एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया और एससी एसटी के रिजर्वेशन को कंटिन्यू कर दिया। कहां पे? लोकसभा और विधानसभा की सीटों में, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। सिंपल ये। अब बताओ ये कौन सी विधि से हुआ? दूसरी। जो मैंने कहा ना, जो पहली और तीसरी में नहीं होगा, हमेशा किससे होगा? दूसरी। अब आते हैं 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोनों में इस कम्युनिटी के लिए कितने परसेंट अलग से आरक्षण? 10%। ईडब्ल्यू आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों में और सरकारी संस्थानों की सीटों में कितने परसेंट आरक्षण? शैक्षणिक संस्थानों की सीटों में कितने परसेंट? 10%। हो गया। कौन सा तरीका? दूसरा। 12 से 51 के बीच आ रहा, 15-16 याद आया? मौलिक अधिकार। क्लियर है? 102 हमारे देश में एससी का आयोग था, एसटी का आयोग था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को यह महसूस हुआ कि ओबीसी का भी एक आयोग होना चाहिए, और केवल आयोग नहीं, आयोग तो है ही है, उसको संविधान में दर्जा होना चाहिए। तो हमने एक अलग से कमीशन बनाया और उस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी को एक आयोग बनाया और उसको संविधान में क्या दिया? दर्जा। बताओ क्या हुआ? कौन सा संशोधन? दूसरा। भाई ओबीसी के लिए जो काम हुआ कौन से संशोधन में? दूसरा। 101 जीएसटी। कौन सी अनुसूची में परिवर्तन? 7वीं। और संविधान में कम से कम 3 अनुच्छेद तो डिलीट हुए। क्लियर है? 15-16 अनुच्छेद या अनुच्छेद एडिशन तो केवल एक ही हुआ, पूरा एक नया अनुच्छेद आया। ठीक है? और लगभग 12-15 अनुच्छेदों में क्या हुआ? मॉडिफिकेशन हुआ। मतलब बहुत बड़ा चेंज हुआ कुल मिला के, जो भी है वो आगे देखेंगे। अब इतना बड़ा चेंज हुआ, मतलब अभी रिसेंटली यदि सबसे बड़ा कोई संशोधन था, कौन सा था? 101। और उसके माध्यम से क्या लाया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र और राज्यों का मिलाकर एक टैक्स। अब उसमें क्या होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ एक ही पेपर पे लिखा होगा। आधा हिस्सा केंद्र रख लेगा, आधा हिस्सा किसके पास चला जाएगा? राज्य। खत्म मुद्दा। एक देश एक कर। क्लियर है? बताओ कौन सा तरीका? तीसरा। केंद्र के साथ साथ यानी पार्लियामेंट के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का सपोर्ट लेना जरूरी। 100 क्या? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सुनिए क्या था? भारत और एक देश है बांग्लादेश, दोनों के बीच कई वर्षों से भूमि को लेकर विवाद था। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन, भू सीमा समझौता किसके बीच? भारत और बांग्लादेश। लगभग 111 एनक्लेव भारत ने किसको दे दिए? बांग्लादेश। और 51 एनक्लेव बांग्लादेश ने किसको दे दिए? भारत। बांग्लादेश ने भारत को दी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन भारत ने किसको दिए? बांग्लादेश। यानी हमारे पहली अनुसूची में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्लियर है? क्योंकि भारत यदि किसी को बाहर देगा, जैसे भारत ने एक क्षेत्र दिया था बेरूबारी, और इसको लेके हमने संशोधन किया था 9वां। तो कोई क्षेत्र हम ले लें वो चलेगा, लेकिन हम बाहर दें ये संविधान में पहले लिखा हुआ नहीं था। तो इसके लिए क्या करना पड़ा? संशोधन। बताओ कौन सा तरीका? दूसरा। भारत बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? अभी तक देखो लिखा नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं। और मैं स्लाइड वापस करके आपको एक बार और रिवाइज करके फिर चीजों को लिखवाऊंगा। लिखेंगे तब सब चीजें क्या हो जाएगी? पुख्ता। सुनिए, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने के लिए कौन सा तरीका? तीसरा।
अभी कहा था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कुछ भी बदलाव करना हो, कौन सा तरीका? तीसरा। एनजैक लागू हुआ 13 अप्रैल 2015 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करते हुए इसको खारिज कर दिया। क्लियर है? ऐसे हम संशोधन पढ़ते जाएं, पीछे और भी जा सकते हैं। 98, 90 जैसे चले भी जाते हैं, देखते हैं। 98 ठीक है। 98 में क्या किया? एक राज्य के राज्यपाल को थोड़े से अधिकार दिए, इसके लिए एक अनुच्छेद जोड़ा 371 जे। राज्य कौन सा था? कर्नाटक। गवर्नर को क्या अधिकार दिया कि जब भी कर्नाटक हैदराबाद रीजन एक क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ टीएसपी है ना, शहरिया, ऐसे क्षेत्र बनाया गया। इस क्षेत्र में लोगों की हालत थोड़ी खराब देखी गई और उनका अभी तक सरकार में रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं था। तो ये कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कर्नाटक का राज्यपाल विशेष प्रावधान कर सकता है ताकि उनको नौकरियों में क्या मिले? आरक्षण, इस तरह की बहुत सारी चीजें। क्लियर है? बताओ कौन सा तरीका? दूसरा। कौन सा तरीका? दूसरा। 97 पहली बार इंडिया में कोऑपरेटिव कमेटी को, सहकारी समितियों को अधिकार दिए गए और सहकारी समितियों के प्रोविजन जोड़े गए। हालांकि इसमें देखो हुआ क्या, सहकारिता राज्य सूची का विषय है। यह बहुत शानदार मामला है, सुनिए आप। सहकारिता कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची। और सहकारिता के मामले में कोई भी कानून बनाने को लेकर राज्यों को अधिकार दिए जा रहे थे, राज्यों के ढांचे में कुछ एफर्ट किए जा रहे थे। तो इसका मतलब इसमें तीसरी विधि का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2012 में ये संशोधन हुआ और राज्यों से पूछा ही नहीं गया और किसी ने गौर भी नहीं किया, किसी ने गौर भी नहीं किया। हुआ ये कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास भी हो गया और लागू भी हो गया। हाँ, पास हुआ, सॉरी, लागू उसको हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, पास हो गया। कौन सा? कोऑपरेटिव कमेटी। अब जैसे पास हुआ, कई सालों से चल ही रहा था, लेकिन इसमें एक गलती हो गई। वो गलती ये थी कि किससे परमिशन नहीं ली गई? राज्यों से। कुछ मामलों में जहां राज्यों का जिक्र था, भाई इसमें मान लो अनुच्छेद जोड़े गए, आर्टिकल 243 ZH से लेके 243 ZT, लगभग 11 आर्टिकल जुड़े। 2-3 आर्टिकल तो सही थे जिसमें राज्यों से परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 7-8 आर्टिकल ऐसे थे जिसमें राज्यों की परमिशन लेना जरूरी था। इसमें लगभग 11 अनुच्छेद जोड़े कोऑपरेटिव कमेटी को पावर देने के लिए। किसको पावर देने के लिए? ताकि डिसेंट्रलाइजेशन बढ़े देश में, पंचायत से नीचे कोऑपरेटिव कमिटीज तक देश के अधिकार पहुंचे। जैसे ये संशोधन किया, सुनिए ढंग से, क्या हुआ? लागू भी हो गया, मतलब सॉरी, प्रोसेस भी हो गया, संशोधन हो गया। लागू होने को लेके गवर्नमेंट ने इस पर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं की। अभी ये हुआ कि किसी को ये महसूस हुआ कि साहब ये तो राज्यों से परमिशन नहीं ली, तीसरी विधि से होना था। कोर्ट में चैलेंज हुआ, कोर्ट ने इसका रिव्यू किया, जुडिशियल रिव्यू। और कोर्ट ने क्या किया? जो प्रोविजन इसमें राज्यों से परमिशन लिए बिना पास हुए थे उनको क्या कर दिया? खारिज। ये बहुत शानदार एग्जांपल है। कौन सा वाला? 97। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो कौन सी विधि? विधि का प्रयोग तो दूसरी का हुआ, लेकिन होना कौन सी का चाहिए था? तीसरी। और नहीं किया तो हमारे देश में रक्षक कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू किया और इसमें से बहुत सारे प्रोविजन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ये बहुत ही शानदार एग्जांपल है। मैं एक साथ ज्यादा संशोधन अभी बताऊंगा, मैं पीछे तक जा सकता हूं और एक तक पहुंच सकते हैं। 96 ओडिया भाषा जो है उसको ओडिया कहा गया। 95 वापस से वही जो मैंने बताया, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में SC ST और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 94 पहले केवल 3 राज्यों में ट्राइबल मिनिस्टर होना जरूरी था। वो राज्य थे बिहार, छत्तीसगढ़ और बिहार, MP और उड़ीसा। तो बिहार को इस बाउंडेशन से मुक्त किया कि वहां कोई ट्राइबल मिनिस्टर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार से एक राज्य बन गया था। कौन सा? झारखंड। तो बिहार के स्थान पर झारखंड, छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया। आगे भी लिखाऊंगा मैं सारे एक साथ क्रम में। 93 वही जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां सीटों में आरक्षण दिया जा सकता है। 92 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। 91
मंत्री परिषद की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, मंत्री ज्यादा नहीं बनाए जाने चाहिए। ऐसे हम एक तक जा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन एक तक यूं जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर ने आज तो दिमाग खा लिया, लिखवा तो कुछ रहे नहीं है, लगातार हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मुद्दा यह है कि बिना रिवीजन किए चीजें पॉसिबल नहीं है दिमाग में इन्वॉल्व करना। और अब मैं जब लिखवाऊंगा ना तो आपको ऐसा महसूस होगा बिल्कुल मक्खन की तरह कि हाँ सर ये भी समझ में आ रहा है, ये भी आ रहा है। बिना समझे लिखना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा स्लाइड पीछे लेके जाते हैं। देखो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन बिल कहां रखा जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के तीनों अंगों से पास होता है, 2 हाउस से पास होता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, क्या बनता है? अधिनियम। कितने अधिनियम हो चुके हैं? 105। परिवर्तन का मतलब होता है एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन। क्लियर है? एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। क्लियर है? जैसे ही संशोधन हो जाता है वो संशोधन लागू नहीं होता है, सरकार को उसे क्या करना होता है? अधिसूचित। ठीक है, कमेंसमेंट करना होता है, उसे लागू करना होता है, एग्जीक्यूटिव का ये पावर होता है। क्लियर है? अब देखते हैं किसमें अमेंडमेंट होता है। 1 प्रियम्बल, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित। इनमें कुछ एडिशन हो, कुछ डिलीशन हो, कुछ मॉडिफिकेशन हो, उसको बोलते हैं संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हालांकि उसमें संविधान संशोधन साधारण बहुमत वाला भी लिया जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3। पहला विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। एक मुद्दा यहां समझो जो आपको यहां डाउट कर सकता है। कोई पूछ सकता है सर साधारण बहुमत किसे कहते हैं? तो आप कहोगे उस दिन जितने लोग आए हैं कम से कम 1/10 का आना जरूरी है। आने और वोटिंग करने वालों का 50% प्लस हुआ, ये सिंपल मेजोरिटी। लेकिन कोई पूछे स्पेशल मेजोरिटी क्या है? ये थोड़ा सा सवाल पेचीदा है और कोई कक्षा में समझा पाए? एनीवन जो ये बात बता पाए स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? वो तो 2/3 है, फिर उसको स्पेशल क्यों कहें? 2/3 ही लिख देते। थोड़ा बहुत समझने का एफर्ट हुआ होगा लेकिन क्लियर नहीं बता पा रही। और कोई बच्चा जो बता पाए स्पेशल मेजोरिटी क्या है? कोई नहीं। देखो यदि मैं परिभाषा के तौर पे बोलूं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन कोई समझा दे। आपने जो कहा उपस्थित और वोटिंग मेंबर का 2/3 बहुमत, ये बिल्कुल सही बात है। उपस्थित करने जो उस दिन प्रेजेंट हुए हैं और उसमें से जो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं उसका कितना? 2/3, 2/3 बहुमत प्लस मतलब एक दूसरी कंडीशन और सामने आ रही है, जो कि टोटल मेंबर का कम से कम 50% +1 होना जरूरी है। अब मुझे कोई समझा पाए? आया समझ में? समझो। मान लो उदाहरण के तौर पे 500 लोग हैं, वही चीज जो हम कक्षा के तौर पे सोच रहे हैं। कितने लोग हैं? 500। और हमारी क्लास में हमें स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग करना है, टोटल मेंबर 500 है। अब मान लो उस दिन जिस दिन हमारी स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग होना, उस दिन क्लास में 300 लोग आए। कितने लोग आए? 300। 200 एब्सेंट है। अब बताओ स्पेशल मेजोरिटी कैसे पास होगी? देखो पहली कंडीशन तो जो उपस्थित हुए हैं उनका भी 2/3, उपस्थित हुए हैं उनका भी 2/3। लेकिन यदि मैं कहूं कि 300 में से 252 लोगों ने पॉजिटिव वोट दिया, पक्ष में वोट दिया, तो ये 2/3 से तो ज्यादा ही है।
और ये दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि टोटल मेंबर का 50% प्लस 1। टोटल मेंबर कितने थे? 500। तो मैं एक इनडायरेक्ट फॉर्म में ऐसा कह दूं कि यहां कोरम 1/10 चाहिए थी, लेकिन वहां कोरम कम से कम 1/2 प्लस 1 चाहिए। यहां कोरम कितनी चाहिए थी? कोरम मतलब गणपूर्ति, उसमें 1/10 लोग आए तो भी बैठक हो सकती है। यदि मान लो इसमें यदि उदाहरण के तौर पे विशेष बहुमत की प्रक्रिया शुरू करनी थी और जैसी गिनती चली कि आज कितने लोग आए हैं, पता चला 250 लोग आए हैं, क्या बताओ प्रक्रिया शुरू होगी? नहीं, क्योंकि कोरम ही नहीं हुई। अच्छा, मान लो 251 लोग आए, उस दिन 251 आए और सबने पक्ष में वोट दिया, तो क्या होगा? पास हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों शर्तें थी उसको फुलफिल किया। 2/3 भी हो गया, उससे ज्यादा ही है, और प्लस 50% प्लस 1। अब बताओ ये सरल है या जटिल है? बहुत ही मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। तो दोनों हाउस में ये काम करना होगा, दोनों हाउस से इस तरह से पास करके, तीसरी वाली प्रक्रिया में तो दोनों हाउस से पास करके कहां भेजना होगा? राज्यों में। इसलिए इसको जटिल कहा जाता है। कहते हैं ना, भारत का संविधान न तो कंप्लीटली कठोर है, न ही कंप्लीटली लचीला। कठोरता और लचीलेपन का मिक्सचर, वो इसलिए कहते हैं। नहीं आया समझ में? विशेष बहुमत की प्रक्रिया, दोबारा सुनो, मान लो क्लास में टोटल मेंबर 300 है। कितने हैं? 300। और विशेष बहुमत की प्रक्रिया शुरू करनी। मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, यदि क्लास में उस दिन 140 लोग आए, क्या प्रक्रिया शुरू होगी? नहीं, क्योंकि दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो भी पासिंग मेंबर होंगे, सॉरी वोटिंग का परसेंटेज होगा, वो कम से कम 151 तो होना जरूरी है, यदि 300 टोटल है तो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इस तरह का प्रोसेस कंपैरेटिव क्या होता है? कठोर। चलो, तो ये अब मेरी बात सुनना, दोबारा से बोलते हैं। नागरिकता को बदलना हो, विधान परिषद को बनाना या मिटाना हो, राज्यों का नाम सीमा क्षेत्र बदलना हो, ठीक है, राजभाषा को बदलना हो, संसद के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, संसद का जो नियमावली, संसद में गणपूर्ति, संसद की कुछ राइट्स, इस तरह की चीजें, ठीक है, उसको लेके कुछ चेंज करना हो, तो ये सब आपको कौन से बहुमत से करने होते हैं? साधारण। इसमें संविधान का पाठ नहीं बदलता, लेकिन कानून में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए नंबरिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों नंबरिंग के तहत, इसमें एक तो अनुच्छेद 12 से 35 यानी मूल अधिकार, और एक 36 से 51 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ऐसा कोई मेथड जो पहली और तीसरी में नहीं हुए, वो कौन सी विधि से होगा? दूसरी। और ये वाला विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, कैसे? 7वीं अनुसूची को बदलना हो, संघीय ढांचे को बदलना हो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बदलना हो, प्रेसिडेंट के पावर्स को बदलना हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने हो, स्वयं आर्टिकल 368 को बदलना हो, ऐसी चीजें किस में जाएगी? तीसरे में। ठीक है, इस तरह के कई क्वेश्चनरी आरएस प्री 2013, 16 और सब में आ चुकी है। एक मुद्दा मैं आपको और समझा दूं, उसको यदि हम समझ लें तो हमारा पूरा काम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? मतलब लिखने की बारी बाद में आए तो ठीक रहता है, ये थोड़ा अलग अप्रोच है, थोड़ा कॉन्फिडेंस इन चीजों को आप समझें। हमारे देश में कानून कैसे बनते हैं, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। 5 सवालों का उत्तर जिसको समझ में आ जाए वो कानून बनाने की प्रक्रिया समझ जाएगा। पहला, किस सदन से बिल शुरू होगा? दूसरा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो यस और नहीं चाहिए तो नो। तीसरा, दूसरा सदन कितने समय तक बिल को पेंडिंग करेगा, रोक सकेगा? चौथा, क्या दोनों सदन गतिरोध पर जॉइंट सेटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी साथ में दोनों को बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता? और राष्ट्रपति के पास जैसे ये बिल जाता है, प्रेसिडेंट क्या उसको पुनर्विचार
के लिए भेज सकता है या नहीं भेज सकता है। इसको बोलते हैं सस्पेंडेड वीटो। राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो होता है? बिल जैसे ही राष्ट्रपति के पास जाए, सुनना ढंग से, राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा, उसको एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट करने की पावर क्या कहलाती है? वीटो पावर। वीटो पावर, सुनना ढंग से, अब मेरी बात ढंग से समझना। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अच्छे से समझना। मनी बिल केवल लोकसभा से शुरू होता है। केवल कहां से शुरू होता है? लोकसभा। प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। राज्यसभा, दूसरा हाउस ऑटोमेटिक कौन सा होगा? राज्यसभा। और केवल कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन। चौथी बात, दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाए तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि दूसरे हाउस का पावर ही नहीं है। और पांचवी चीज, राष्ट्रपति कभी भी मनी बिल को सस्पेंड नहीं कर सकता, वापस सदन में नहीं भेज सकता। इसे निमोनिक सिस्टम कहते हैं। समझ लो पूरे बिल को, बस ये 5 चीजें लिखी हो, कोई भी समझ जाएगा मनी बिल क्या होता है। अब यदि ऑर्डिनरी बिल समझना हो, लोकसभा ऑब्लिक राज्यसभा, मतलब किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सदन 6 महीने रोक सकता है। चौथी चीज, जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। और पांचवी, सस्पेंडेड वीटो भी किया जा सकता है। और यदि सवाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का पूछे तो देखो, दोनों हाउस में लाया जा सकता है, प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा हाउस कितने महीने रोक सकता है? 6 महीने। लेकिन जैसे दोनों हाउस में गया और एक हाउस ने 6 महीने के बाद कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, बिल समाप्त। मतलब दोनों हाउस को बराबर पावर है और दोनों हाउस से पास होना जरूरी है। इसका मतलब कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। यहां थोड़ा डिफरेंट हो गया। और राष्ट्रपति के पास एक संशोधन किया था हमने, 24वां, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, और कह दिया कि जब भी इस तरह का बिल किसके पास आएगा? प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। और मैं इसको एक लाइन में कहूं, प्रेसिडेंट के पास किसी प्रकार की वीटो पावर नहीं है। कौन से बिल को लेके? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, समझ में आ रही बात? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये बिल सेम राज्यों में भी होते हैं, ऐसे बिल राज्यों में भी होते हैं, लेकिन ये बिल राज्यों में नहीं जाता, सॉरी, राज्यों से शुरू नहीं हो सकता। शुरू कहां से होगा? संसद से। हां, कुछ मामलों में, जो तीसरा वाला मामला, उसमें राज्यों की केवल क्या ली जाती? परमिशन। और वो जरूरी है। मतलब इसको इनिशिएट करने की पावर किसके पास नहीं होती? राज्यों के पास। बस हां, कुछ मामलों में फाइनल करने की पावर राज्यों के पास होती, राज्य उसको सहमति देंगे। 14 राज्यों ने सहमति नहीं दी तो वो बिल पास नहीं होगा। तो बताओ, यदि आपसे पूछा जाए मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है? एक एक करके पॉइंट वाइज। मनी बिल केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल दोनों जगह लाया जा सकता है। मनी बिल में राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेना जरूरी है, ऑर्डिनरी बिल में परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मनी बिल को राज्यसभा केवल 14 दिन रोकने की एडवाइजरी पावर रखता है, ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक दूसरा सदन रोक सकता है। मनी बिल पर कोई ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था नहीं है, दोनों सदन को एक साथ बुलाना। ऑर्डिनरी बिल पर दोनों सदन को राष्ट्रपति एक साथ बुला सकता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। मनी बिल को राष्ट्रपति वापस सदन में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, सिग्नेचर करने के लिए बाउंडेड है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल को राष्ट्रपति एक बार सस्पेंडेड वीटो, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब यदि बात यही मैं संविधान संशोधन बिल की करूं, कौन से हाउस में आएगा? दोनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा। क्लियर है? राष्ट्रपति परमिशन लेना जरूरी नहीं है। दूसरा हाउस कितने महीने रोक सकता है? 6 महीने।
दोनों हाउस में गतिरोध हो तो कोई जॉइंट सेटिंग की व्यवस्था नहीं, यानी दोनों हाउस को बराबर पावर है, लोकसभा को और राज्यसभा। और राष्ट्रपति को इस बिल के लेकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम एक संशोधन करके बाउंड कर दिया और उसकी वीटो पावर क्या कर दी, खत्म। कौन से बिल को लेके? अब देखो, आपका धर्म बनता है, ये मैंने जो भी संविधान संशोधन चैप्टर बताया, एक तो हमें एम लक्ष्मीकांत से रेफरेंस से पढ़ना है और फिर घर जाके घटना चक्र से इसका अलग से घटना चक्र में भी चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही सारे क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। मैं गारंटीड कहता हूं आपके दायरे से एक सवाल बाहर नहीं होगा। थोड़ी प्रैक्टिस तो करो आप। एक बार मैं अभी कॉपी में लिखवा रहा हूं, फिर आप घर जाके रेफरेंस बुक से पढ़ोगे और घर पे आज ही इसके सारे सवालों को क्या करोगे, सॉल्व। और कल यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप सवाल क्या करोगे, पूछोगे। कहां पे? ये वाला, हाँ, खत्म भाई। दोनों हाउस एग्री नहीं है, दोनों हाउस को बराबर पावर है, जॉइंट सेटिंग हो नहीं सकती, तो क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गई सारी प्रक्रिया? अब मुझे थोड़ा ये बताओ, एक 105 क्या था? ओबीसी की जातियों का निर्धारण केंद्र नहीं करेगा, कौन करेगा? राज्य। कब लागू हुआ? अगस्त 2021। 104 लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी की सीटों का रिजर्वेशन 10 साल और बढ़ाया गया। एंग्लो इंडियन का प्रोविजन समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट, ये लागू हुआ था आई थिंक 25 जनवरी 2020 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 2020। 103 ईडब्ल्यूएस, 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, 101 जीएसटी, 101 क्या है? जीएसटी। 100 लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, 99 नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 98 कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को लेकर स्पेशल अधिकार दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ताकि उन लोगों को, जैसे आपके टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, उनको कई तरह के प्रोविजन दिए जाते हैं, टीएसपी में आरक्षण दिया जाता है, इस तरह से। ठीक है, 97 कोऑपरेटिव कमेटी। कोऑपरेटिव कमेटी का बिल पास हुआ, लेकिन कुछ मामलों में राज्यों की परमिशन नहीं ली, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया और कुछ प्रोविजन को क्या कर दिया, खत्म किया। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे बोलते हैं संविधान में संशोधन, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।